नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे के समय सीएम योगी की सक्रियता की। वहीं नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुकम्मल इंतजामों पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक वोट बैंक और बीजेपी की इनविजिबल रणनीति पर फोकस करती हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात ट्रंप की क्यूबा पर तिरछी नजर की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत और रामलला के दरबार में देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में शीश नवाया। लेकिन इस पूरे दौरे में एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। स्वागत से लेकर विदाई तक और आरती से लेकर परिक्रमा तक सीएम योगी राष्ट्रपति के साथ साए की तरह नजर आए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या की सड़कों पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला उतरा तो उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। मौका था नवरात्रि के पहले दिन का। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अपने दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी में दर्शन के साथ की। हनुमानगढ़ी के बाद राष्ट्रपति रामलला के भव्य मंदिर पहुंची। यहां भक्ति और प्रोटोकॉल का एक अनूठा मेल दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल एक सीएम के तौर पर बल्कि एक कुशल मार्गदर्शक की भूमिका में दिखे। गर्भगृह में पूजा अर्चना के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार राष्ट्रपति को मंदिर की वास्तुकला और रामलला की मूर्ति की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते रहे। सीएम योगी ने कहा कि आज अयोध्या केवल एक नगरी नहीं बल्कि नए भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है। राष्ट्रपति जी का आगमन इस पावन नगरी के लिए गौरव का क्षण है। डबल इंजन की सरकार अयोध्या को उसके पुरातन वैभव के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है। यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, या अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। सिर्फ मंदिर ही नहीं, जब सरयू तट पर सरयू आरती का आयोजन हुआ तो वहां भी आस्था का भव्य नजारा दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने खुद राष्ट्रपति को सरयू पूजन की विधि में सहयोग किया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में राम राज्य की परिकल्पना को दोहराया और राष्ट्रपति के सरल व्यक्तित्व की सराहना की। सियासी जानकारों का मानना है कि सीएम योगी का राष्ट्रपति के साथ हर कदम पर मौजूद रहना अयोध्या को वैश्विक पटल पर पेश करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दौरा न केवल आध्यात्मिक था बल्कि इसने उत्तर प्रदेश की अतिथि देवो भव वाली संस्कृति की एक अमिट छाप भी छोड़ी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का कायाकल्प केवल एक शहर का विकास नहीं बल्कि इसे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का एक महाअभियान है। योगी सरकार ने अयोध्या के लिए लगभग 85,000 करोड़ का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे नव्य अयोध्या के रूप में धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट जो अयोध्या को सीधे दुनिया के बड़े शहरों से जोड़ रहा है।
जबकि रेलवे स्टेशन को किसी भव्य मंदिर जैसा स्वरूप दिया गया है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहर की मुख्य सड़कों को चौड़ा कर उन्हें विरासत लुक दिया जा रहा है और यहां बिजली की तारें भूमिगत की गई हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़। दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहां उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। नया वर्ष मनाता है तो मंदिरों में जाता है, किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं जाता जहां पर सनातनता के विरोध में कोई कार्य हो रहा हो। तो ये थी अयोध्या की वो भव्य तस्वीर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा सिर्फ एक दर्शन पूजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये नव्य अयोध्या की उस बदलती तस्वीर की गवाही थी जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संकल्प से संवारा है। रामलला के दरबार से लेकर सरयू की लहरों तक आज अयोध्या अपनी प्राचीन गरिमा और आधुनिक विकास के संगम पर खड़ी है। राष्ट्रपति की इस यात्रा ने अयोध्या के गौरव को एक नई ऊंचाई दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित किया है कि वे अयोध्या के विकास और उसकी मर्यादा के सबसे बड़े प्रहरी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में इस बार नवरात्रि की रौनक सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन की फाइलों से लेकर सड़कों की चाक चौबंद व्यवस्था तक नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मुकम्मल इंतजाम के साथ एक बड़ा संदेश भी दिया है। इस विशेष पैकेज में हम डिकोड करेंगे कि धामी सरकार के इस मिशन 2027 वाले धार्मिक मेगा प्लान को। धामी सरकार के शक्ति उपासना इंतजाम, सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन, नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने पर फोकस, सीसीटीवी, ड्रोन और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, पेयजल, स्वास्थ्य शिविर और सुगम पार्किंग की व्यवस्था। पहाड़ों की चोटियों पर गूंजते मां के जयकारे और भक्तों की भारी भीड़। ये नजारा है उत्तराखंड का, जहां नवरात्र के मौके पर धामी सरकार ने व्यवस्थाओं के नए मानक स्थापित किए हैं। इस प्रमुख शक्तिपीठ पर न केवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की ऐसी व्यवस्था की गई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। दरअसल सरकार के साफ निर्देश हैं, भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिलहाल बात सिर्फ नवरात्रि की नहीं है। अगर हम बड़े कैनवस पर देखें तो धामी सरकार ने हालिया बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान अकेली हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए किया है। साथ ही 48 मंदिरों को संवारने वाला मानसखंड मंदिर माला मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सरकार इन व्यवस्थाओं के जरिए हिंदुओं के दिल तक पहुंचने का रास्ता बना रही है। मकसद साफ है, 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड को सनातन संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनाना। आपको बता दें कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना अब सरकार की मजबूरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन गया है। शारदा कॉरिडोर से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुनर्निर्माण तक सीएम धामी खुद हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवरात्र पर की गई ये चाक चौबंद व्यवस्था दरअसल उसी विजन का ट्रेलर है, जिसकी पूरी फिल्म 2027 में रिलीज होनी है। नमस्कार, आप सभी को चैत्र नवरात्रों के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति मां भगवती की आराधना का यह पावन उत्सव हमें शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। नवरात्रि के 9 दिवसीय इस पवित्र पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना, आत्मविश्वास और सदाचार का संचार करते हैं। यह पर्व हमें नारी शक्ति के सम्मान, समाज में आपसी सद्भाव और समरसता को बढ़ावा देने की भी प्रेरणा देता है। नवरात्रि का यह शुभ अवसर हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाने तथा समाज में प्रेम, सहयोग और एकता के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। आदिशक्ति मां भगवती की
कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, यही मेरी कामना है। एक बार पुनः आप सभी को चैत्र नवरात्रों के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। देवभूमि की आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था। धामी सरकार धर्म को रोजगार से जोड़ रही। गांवों के पुराने घरों को होमस्टे में बदलकर तीर्थयात्रियों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ा जा रहा। मंदिरों के प्रसाद में स्थानीय अनाज जैसे मंडुआ, चौलाई का उपयोग कर महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है 2027 तक उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार करे। सभी प्रमुख मंदिरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके ताकि विदेशों में बैठा कोई भी सनातनी आसानी से पूजा अर्चना और दान कर सके। भीड़ प्रबंधन के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि तीर्थ यात्रा सुगम हो। बता दें कि उत्तराखंड को सनातन संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनाना मुख्यमंत्री धामी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके पीछे केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक सुदृढ़ आर्थिक और सांस्कृतिक विजन है। सरकार का मानना है जिस तरह वेटिकन सिटी ईसाइयों के लिए मक्का और मुसलमानों के लिए केंद्र है, उसी तरह उत्तराखंड दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं और सनातन प्रेमियों के लिए आस्था का सर्वोच्च केंद्र बना। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर गंगा के घाटों का सौंदर्यीकरण और विस्तार किया जा रहा है ताकि कुंभ और अन्य पर्वों पर करोड़ों श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय अनुभव मिले। साफ है कि देवभूमि में भक्ति और राजनीति की धाराएं अभी एक साथ बह रही हैं। नवरात्र के बहाने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर धामी सरकार ने विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब देखना होगा कि 2027 की इस राह में ये धार्मिक पर्यटन का कार्ड कितना असरदार साबित होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां सत्ता का रास्ता दीदी के अवैध किले से होकर गुजरता है, लेकिन क्या इस बार उस किले में सेंध लगेगी? 2026 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे अल्पसंख्यक वोट बैंक कहा जाता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की वो इनविजिबल रणनीति जो ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए कि बंगाल के इस महासंग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी। ममता का अभेद्य किला, 15 साल का भरोसा। बंगाल की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, जिसके साथ अल्पसंख्यक उसके साथ सत्ता। ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में इसी समीकरण को न केवल समझा है बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की कुर्सी उसी को नसीब होती है जिसको अल्पसंख्यकों का एक तरफा सहयोग मिलता है। जब 2026 के विधानसभा चुनाव करीब है तो ममता का मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। बीजेपी इस बार ममता से सत्ता छीनने का आखिरी अवसर मान रही है, लिहाजा बीजेपी यहां अंदर खाने ध्रुवीकरण के फंडे पर काम कर रही है। ममता और अल्पसंख्यक वोटर, राज्य के करीब 30% मुस्लिम आबादी ममता के लिए वोट बैंक नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। 146 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2021 में इसमें से 131 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार ममता ने अल्पसंख्यक वोटरों को किया है पक्का। इमामों और मुआज्जिमों के भत्ते में वृद्धि, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से अल्पसंख्यक वर्ग को और मजबूती से अपने साथ जोड़ा। बीजेपी का मिशन 2026 और ध्रुवीकरण का दाव। बीजेपी घुसपैठ और तुष्टीकरण का बड़ा मुद्दा बना रही है। अंदर खाने पार्टी हिंदू एकजुटता के फॉर्मूले पर काम कर रही है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बीजेपी का दावा है कि फर्जी वोटरों को हटाना जरूरी है, जबकि ममता इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश बता रही है। नंदीग्राम की जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी खुद को बंगाल के हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश कर रहे हैं। 2011 বদলা নাই বদল চাই আর এবার বলছি বিজেপি হাটাও দেশ বাঁচাও হামলা যতই করো বিজেপি কে বয়কট করো বিজেপি আসলে মাছ খেতে দেবে না মাংস খেতে দেবে না ভাষায় কথা বলতে দেবে না ছাতু খেতে দেবে না কোনো রাজ্যেই কিছু খেতে দেবে না বাজার বন্ধ করে দেবে
বুলডোজার চালাবে। বিহারে দেখেননি, ভোটের আগে নীতিশ কুমার আর ভোটের পর ফিনিশ কুমার। দেখেননি, ভোটের আগে 10,000 আর ভোটের পরে বুলডোজার। এখন বলছে টাকা ফেরত দাও, সুদ সমেত। বলে আপনি আগে ফেরত দিন। যত টাকা ধান করেছেন বাইরে থেকে আর উপহার নিয়ে আসছেন, আর কি করছেন? কখনো বাঙালি ভাগাচ্ছেন, কখনো হিন্দু মুসলিম ভাগাচ্ছেন, কখনো কাস্তে कास्ते बेवक्त করছেন। बीजेपी इस चुनाव को करो या मरो की जंग मान रही है। 2021 की हार से सीख लेते हुए बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति ममता बनर्जी को रक्षात्मक बनाना है। बीजेपी का मानना है ममता को भवानीपुर में उलझाकर उन्हें पूरे राज्य में प्रचार करने से रोका जा रहा है। शुभेंदु ने खुला चैलेंज दिया है कि वो दीदी को पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की वोटर लिस्ट में लाखों रोहिंग्या और घुसपैठियों के नाम हैं। बीजेपी अंदर खाने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जोर दे रही है ताकि अवैध मतदाताओं को हटाया जा सके, जो सीधे तौर पर टीएमसी के वोट बैंक पर चोट होगी। ममता शुड गो, भागुआ, मोदी जी का लहर, परिवर्तन का लहर। ये आने वाला दिन में ये जो वोट का जो हवा ना, ये पूरा सुनामी होगा। ममता बनर्जी 25-30,000 वोट में ये हारेगा, मान के चलिए। আমাকে পার্টির ওয়ার্কাররা তো চেয়েছিল, মোদিজি দিয়েছে আমাকে, দ্যাটস অ্যানাদার থিং। কিন্তু আমি নামার পরে এখানে সকাল থেকে টিএমসি 20 জন ছেলে রেখেছিল, তো অবস্ট্রাক্ট মি টু শো ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ, এটা করার জন্য আমি আসার আগে পালিয়েছে। इट्स ए गुड सिग्नल। नए समीकरण और उभरती चुनौतियां। वहीं ममता बनर्जी के ताजा बयानों को तुष्टीकरण कहकर कांग्रेस और लेफ्ट भले ही कितनी आलोचना कर रहे हो, बीजेपी कितनी ही छाती पीट रही हो, ममता और टीएमसी को फर्क नहीं पड़ता। बंगाल चुनाव में मुस्लिम फैक्टर लंबे अरसे टीएमसी के लिए ट्रम्प कार्ड बना हुआ है और इस बार भी उसकी कोई काट नहीं दिखती। ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स देश भर में असर खो बैठी है। सिवाय पश्चिम बंगाल के 2011 से सूबे की सत्ता पर काबिज ममता ने ऐसा जादू चलाया है कि उन्हें बहुमत के लिए राज्य की महज 25% सीटों पर मेहनत करनी होती है। बाकी 25% सीटें वैसी ही झोली में आ गिरती हैं। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है। 2011 से पहले बंगाल का मुस्लिम वोटर मुख्य रूप से लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच बटा हुआ था। ममता ने इसे 2 हिस्सों में छीना। 2011 के चुनाव से पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हथियार बनाया। उन्होंने बार बार कहा कि 34 साल के लेफ्ट राज में मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर हो गई है। वो धीरे धीरे मुसलमानों की आवाज बनी। फिर आया सिंदूर, नंदीग्राम का घटनाक्रम। इन आंदोलनों में मारे गए या स्थापित हुए लोगों में बड़ी संख्या मुसलमान किसानों की थी। उनके साथ खड़ी हुई और खुद को उनका रक्षक साबित किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और लेफ्ट का कैडर धीरे धीरे टीएमसी में शिफ्ट हो गया। उसके बाद मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी की हरियाली ममता की नीतियों, बयानों और उनके रणनीतिक झुकाव की देन है। ममता ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर ऐसी योजनाएं लागू की जिससे मुसलमानों का सीधा जुड़ाव पैदा हुआ। 2012 में इमामों के लिए मासिक भत्ते की शुरुआत करना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हालांकि इस पर काफी विवाद हुआ, लेकिन इससे मुसलमानों के मजहबी नेतृत्व के बीच ममता की साख पक्की कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया और छात्रवृत्ति, एक्स श्री जैसे स्कॉलरशिप और कन्याश्री का लाभ मुस्लिम लड़कियों तक जमकर पहुंचाया। 2026 के चुनाव में जाने से पहले ममता ने अंतरिम बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स के नाम पर 5,713 करोड़ रुपए अलॉट किए। इसलिए मुस्लिम समाज के भीतर एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ जो टीएमसी का कट्टर समर्थक है। ममता बनर्जी के लिए बीजेपी का बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बनना सियासी तौर पर फायदेमंद रहा। जब बीजेपी ने जय श्री राम और एनआरसी का मुद्दा उठाया तो मुस्लिम वोटरों के पास ममता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वो और बड़ी तादाद में ममता की ओर चले गए। ममता ने इस डर को बखूबी भुनाया। उनका हालिया बयान इसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो कह रही हैं कि हम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं। वो साफ संदेश देती है कि अगर टीएमसी कमजोर हुई तो एनआरसी और सीए जैसी तलवारें लटकने लगेंगी। बीजेपी जितना ज्यादा ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, मुस्लिम वोटर उतनी ही मजबूती से ममता के पीछे गोलबंद हो जाता है। कहा जाता है टीएमसी ने एक बड़ी ही रणनीति के साथ बीजेपी का डर बनाए रखते हुए लेफ्ट को मुख्य विपक्षी पार्टी की दहलीज से भी दूर रखा। वही लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही लेफ्ट पार्टियों को उभार का कोई मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो ये साफ था कि अगर ममता को बंगाल में कोई टक्कर दे सकता है तो वो लेफ्ट ही है। लेकिन बीजेपी के
उभार ने धीरे धीरे इस धारणा को कमजोर किया। क्या 2026 में बंगाल परिवर्तन का गवाह बनेगा या ममता का अजेय किला बरकरार रहेगा? बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है तो ममता के लिए अपनी विरासत को बचाने की चुनौती। आने वाले कुछ महीने बंगाल की गलियों से उठने वाली सियासी धूल तय करेगी कि कोलकाता के नबन्ना यानी सचिवालय पर कौन बैठेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जगत में उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल ताजा खबर ने वाशिंगटन से लेकर हवाना तक हड़कंप मचा दिया है। वेनेजुएला में तख्ता पलट और ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तिरछी नजर पड़ोसी देश क्यूबा पर है। ओवल ऑफिस से आए ट्रंप के एक बयान ने संकेत दिया है कि 65 साल से चला आ रहा अमेरिका क्यूबा तनाव अब एक निर्णायक और शायद सैन्य मोड़ पर पहुंच गया है। क्या क्यूबा अमेरिका का नया हिस्सा बनने जा रहा है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का बयान, क्यूबा पर कब्जा। मैं क्यूबा को किसी न किसी रूप में लेने वाला हूं। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। चाहे मैं उसे आजाद करूं या अपने नियंत्रण में ले लूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। वे अभी बहुत कमजोर राष्ट्र हैं। अब ट्रंप की क्यूबा पर तिरछी नजर। अमेरिका ने क्यूबा को होने वाली तेल की सप्लाई काट कर खतरनाक संकेत दिया है। फिलहाल क्यूबा पूरा द्वीप अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा, किसी न किसी रूप में क्यूबा को लूंगा, चाहे मैं उसे आजाद करूं या अपने नियंत्रण में ले लूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। ट्रंप के इस बयान को काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपति क्यूबा के साथ तनावपूर्ण रिश्तों में रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं कही थी। इस साल ट्रंप पहले ही वेनेजुएला और ईरान में सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसे में उनके बयान को सिर्फ मजाक या अचानक कही बात नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक संभावित अगला कदम समझा जा रहा है। अमेरिका और क्यूबा के संबंध 65 साल से खराब चल रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में एयरफोर्स 1 में भी कहा था, मैं क्यूबा को संभाल रहा हूं, जल्द ही हम कोई डील करेंगे या जो करना होगा करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी प्राथमिकता पहले ईरान है, उसके बाद क्यूबा। असल में अमेरिका पहले से ही क्यूबा पर दबाव बना रहा है। जनवरी से अमेरिका ने क्यूबा को हो रही तेल सप्लाई को लगभग रोक दिया है। दूसरे देशों को भी चेतावनी दी जा रही है कि वे क्यूबा को तेल ना दें। हाल ही में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कोलंबिया से क्यूबा जा रहे एक तेल टैंकर को भी रोक लिया था। इसका असर क्यूबा में साफ दिख रहा है। 9 जनवरी के बाद से वहां कोई तेल सप्लाई नहीं पहुंची है। वहां हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। क्यूबा के काले बाजार में पेट्रोल करीब $35 प्रति गैलन तक पहुंच गया है। रोजाना बिजली कट रही है। सोमवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ। अस्पतालों में सर्जरी टल रही है, दवाइयों की कमी हो रही है और खाने की समस्या बढ़ रही है। इन हालातों में क्यूबा की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। 65 साल की दुश्मनी का इतिहास। 1959 फिदेल कास्त्रो की क्रांति के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। 1961 बे ऑफ पिग्स आक्रमण के जरिए अमेरिका ने कास्त्रो को हटाने की नाकाम कोशिश की। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट, जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। 2026 ट्रंप ने मुनरो सिद्धांत को दोबारा जीवित करते हुए लैटिन अमेरिका में पूर्ण अमेरिकी वर्चस्व की बात कही। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए माना था कि अमेरिका से बातचीत चल रही है और जल्द ही अर्थव्यवस्था खोलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथ ही खबर यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि क्यूबा के राष्ट्रपति पद से डियाज कैलेन हटें। हालांकि अमेरिका फिलहाल कास्त्रो परिवार के खिलाफ सीधी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है। ये राजनीति वैसी ही है जैसी वेनेजुएला में अपनाई गई थी, यानी ट्रंप क्यूबा में सरकार बदलने के बजाय उसे अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इस बीच रूस ने संकेत दिया है कि वह जरूरत पड़ने पर क्यूबा का समर्थन कर सकता है। दोनों देशों के अधिकारी लगातार संपर्क में। क्यूबा में आर्थिक सुधार की भी शुरुआत दिख रही है। वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐलान किया है कि विदेश में रहने वाले क्यूबियाई लोग अब देश में निवेश कर सकेंगे, बैंकिंग कर सकेंगे और कारोबार कर सकेंगे। ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। फिलहाल ट्रंप के बयान से साफ है कि वह क्यूबा को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कारोबारी नजरिए से देख रहे हैं। वह पहले से ही इस द्वीप में निवेश की संभावना देखते रहे हैं। 1998 में उनकी कंपनी ने चुपचाप क्यूबा का दौरा कराया था।
2011-12 में भी उनके संगठन के लोग वहां गोल्फ कोर्स बनाने की संभावनाएं देख चुके हैं। वहीं 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अब उन्होंने फिर कहा वे हमसे बात कर रहे हैं, ये एक असफल देश है, उनके पास न पैसा है न तेल है, कुछ भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने क्यूबा की जमीन और मौसम की तारीफ भी की और इसे एक सुंदर द्वीप बताया। लेकिन ट्रंप के बयान से ये भी दिखा कि उन्हें भौगोलिक जानकारी पूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यूबा तूफानों के क्षेत्र में नहीं आता, जबकि हकीकत में क्यूबा अक्सर तूफानों से प्रभावित होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप क्यूबा को एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं। वो इसे फ्रेंडली टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि क्यूबा इस वक्त भुखमरी और अंधेरे से जूझ रहा है। अगर डियाज कानेल सत्ता नहीं छोड़ते तो वेनेजुएला की तरह यहां भी अमेरिकी विशेष बल एक्शन में दिख सकते हैं। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कानेल ने बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन ट्रंप की सब कुछ लेने की जिद ने कूटनीति के दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं। क्या क्यूबा एक बार फिर शीत युद्ध जैसी स्थिति में फंसने वाला है या ट्रंप इतिहास का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टेक ओवर करने जा रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का